नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनूरू का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनूरू स्थित गवर्नमेंट पॉपकॉर्निक फैक्ट्री में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन मंगलवार तक चलेगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के विज्ञापन रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ियों को लेकर आज से जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के महत्वपूर्ण दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव से छात्र यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां चुनाव आयोग ने तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, युवाओं और भावी मतदाताओं को चुनाव प्रणाली से जोड़ने और चुनावी साक्षरता बढ़ाने पर जोर रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ में पहुंचने पर कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को संदेश देने के लिए आए हैं, खासतौर से हमारे बूथ लेवल अधिकारी जो लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की अहम बैठक आज संसद भवन एनेक्सी में होगी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी करेंगे। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव होने से पूरे देश को नुकसान है, खासकर छात्रों को। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को पूरे देश के हित में बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने 2 दिवसीय रूस दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ 27वीं IRI-GC टेक बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन दौरे पर जा रहे हैं। अजीत डोभाल वहां भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ हिस्सा लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब परिवहन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री करुमुरी नागेश्वर राव को गिरफ्तार किया। झारखंड के देवघर जिले में साइबर ठगी के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन और 17 सिम कार्ड बरामद किए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने एक संदिग्ध आईईडी बरामद किया और इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में कथित ड्रग तस्करी के मामले में एक्टर रोहुल्ला मेहदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य में महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा के समय में वृद्धि की है। उन्होंने घोषणा की है कि अब ये निःशुल्क यात्रा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक जारी रहेगी। जन्माष्टमी से पहले राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर 4 सितंबर को होने वाले जन्माष्टमी समारोह के लिए सजाया जा रहा है। इस बार मंदिर में मोर की थीम पर भव्य सजावट, 1008 व्यंजनों का भोग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश में H1N1 को लेकर ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वर्तमान में H1N1 के किसी नए स्ट्रेन की पहचान नहीं हुई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब में कर्मचारियों और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव सतौज में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को जबरन वसूली, मारपीट और एक व्यक्ति से भारी जुर्माना वसूलने के आरोप में किया गया गिरफ्तार।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर बनाया जा रहा अर्जुन वाहिनी सितंबर से काम करना शुरू कर देगा। प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी आईटीसी मामले में की बड़ी कार्रवाई। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और आगे हस्तांतरित करने के मामले में मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये मामला जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कंपनी ने बिना वास्तविक माल की आवाजाही के फर्जी चालान और ई-वे बिल तैयार कर फर्जी आईटीसी हासिल की और उसे आगे पास कर दिया। बिहार सरकार ने राज्य परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति के गठन की अधिसूचना जारी की है। समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। समिति 3 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मेगा जॉब फेयर में 115 से ज्यादा नियोक्ताओं की सहभागिता के माध्यम से 20,226 युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने एक पत्र में लिखा है कि रक्षाबंधन भाई की कलाई पर बंधने वाला रक्षा सूत्र मात्र नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और संकल्प का पावन पर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने विगत 9.5 वर्षों में बहन बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मिशन शक्ति तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और प्रगति को गति दी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दमन के देवका बीच पर आयोजित मॉनसून फेस्टिवल 2026 में लोगों से नशे से दूर रहने और बच्चों व युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश में चंदौली पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बागपत में जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग ने जिले भर में छापेमारी की। इस दौरान 455 किलो मावा और 65 किलो पनीर नष्ट कराया गया, जबकि 8 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूर में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में दिल्ली में और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतर जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम स्तर पर बारिश का अनुमान है। त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ और भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वेस्ट त्रिपुरा जिले में निचले इलाकों से अब तक 1,305 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की बार बार आने वाली समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित लोगों को राहत एवं सहायता पहुंचाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। ओडिशा में भारी बारिश के बीच कालाहांडी जिले में हाथी नदी के तटबंधों में अचानक बाढ़ आने की सूचना मिली। अधिकारियों ने बताया कि इस स्थिति को देखते हुए 2 अन्य जिला प्रशासन ने विद्यालयों में अगले 2 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कुल 125 सड़कें बंद हो गईं और मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। शिमला मौसम विभाग ने राज्य में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक गरज चमक, बिजली गिरने, भारी से बहुत भारी बारिश और रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों में अत्यधिक बारिश तथा राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राहत शिविरों में भोजन, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री मार्ग पर खरादी में यमुना नदी के तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई कर सकुशल बचाया।
मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने झारखंड, केरल, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह से मनमोहक तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में राम लला को खूबसूरती से सजाए गए झूले पर बैठे हुए देखा जा सकता है, जिसमें भक्तों को उनके मनमोहक और दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। झारखंड के देवघर में श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार के अवसर पर श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों और कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। श्रावण मास के आखिरी सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती हुई। गाजियाबाद में श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार के दिन श्रद्धालु दुधेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। श्रावण मास के चौथे सोमवार के दिन अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रावण मास के चौथे और अंतिम सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। शिव मंदिरों में श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवालयों में भव्य श्रृंगार किए जा रहे हैं। जयपुर में श्रावण मास के चौथे और आखिरी सोमवार के अवसर पर श्रद्धालु ताड़केश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में लिया हिस्सा। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण और रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। GRAC पश्चिम बंगाल में 2670 करोड़ रुपए निवेश कर 3 शिपयार्ड करेगी विकसित। इससे GRAC की जहाज निर्माण क्षमता 32 प्लेटफॉर्म तक बढ़ जाएगी। GRAC दक्षिण 24 परगना के रायचक में बड़े जहाजों के निर्माण के लिए नया शिपयार्ड करेगी स्थापित। वहीं कोलकाता और शालीमार की मौजूदा शिपयार्ड सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और सरकार कीमतों पर लगातार नजर रख रही है। मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि देश में करीब 36 लाख टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध है। त्योहारी सीजन से पहले कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम से मुलाकात कर ऊर्जा सुरक्षा और एनर्जी ट्रांजिशन पर चर्चा की।
इस दौरान तेल गैस सहयोग के 2 अहम समझौतों का आदान प्रदान हुआ। समझौतों के तहत मॉरिशस को पेट्रोल, डीजल, मरीन गैस ऑयल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था 9 अरब डॉलर तक पहुंची। अगले दशक में 40 से 45 अरब डॉलर होने का है अनुमान। वहीं देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या बढ़कर करीब 440 हुई और निजी निवेश में भी आई तेजी। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 460 सैटेलाइट्स के साथ भारत का स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उन्होंने आगे कहा कि 100 लॉन्च और 548 सैटेलाइट्स भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता को दर्शाते हैं। डीडीए नवंबर तक मास्टर प्लान 2047 को लेकर पक्षकारों के साथ करेगा 20 बैठकें। इनमें सांसद, विधायक, सरकारी एजेंसियां, उद्योग संगठन, विशेषज्ञ, आरडब्ल्यूए, किसान और जमीन मालिक शामिल होंगे। बैठकों में लैंड पुलिंग, टीओडी, यमुना पुनर्जीवन, विरासत संरक्षण और ग्रुप हाउसिंग पुनर्विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर भी सुझाव लिए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने 2011 में सोलराइजेशन पहल शुरू करने के बाद जुलाई 2026 तक 42.1 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की। वित्त वर्ष 2025-26 में एनएफआर ने करीब 114 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया, जिससे लगभग 8.6 करोड़ रुपए की बचत हुई है। देश के वायदा विकल्प बाजार में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। सेबी के अनुसार 2025-26 में 30 साल से कम उम्र के कारोबारियों की हिस्सेदारी 43% रही। सेबी ने खुदरा निवेशकों की कॉर्पोरेट बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज तक पहुंच बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तर्ज पर नया वितरण ढांचा प्रस्तावित किया। सेबी का फोकस खास तौर पर टियर 2, टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवेशकों तक पहुंच बढ़ाने पर है। प्रस्तावित व्यवस्था से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में खुदरा भागीदारी बढ़ने की उम्मीद। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर दिल्ली और दमन की 2 कंपनियों पर की कार्रवाई। दिल्ली की मार्श रिटेल का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित, जबकि दमन की एसडीपी इंडस्ट्रीज के घी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। एफओसी ने फायरबेस पर फिशिंग, मैलवेयर और वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल 57 वेबसाइट्स और डेटाबेस की पहचान की। अधिकारियों ने इन्हें हटाने के लिए गूगल को नोटिस भी भेजा। फर्जी वेबसाइटों के जरिए क्रेडिट कार्ड और ओटीपी की जानकारी चुराने की कोशिश हुई। पीएम किसान के नाम पर नकली ऐप डाउनलोड कराकर डेटा फायरबेस डेटाबेस में स्टोर करने का आरोप है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील का सैद्धांतिक रूप से ज्यादातर काम हो चुका है पूरा। अब सिर्फ कानूनी और तकनीकी भाषा को अंतिम रूप देने का काम जारी। पश्चिम एशिया तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट। ब्रेंट क्रूड 1.2% गिरकर $93.61 और WTI 1.38% गिरकर $85.86 प्रति बैरल पर पहुंचा। अमेरिका के ईरान पर नए प्रतिबंधों की आशंका के बीच निवेशकों की मुनाफा वसूली से तेल की कीमतें $1 से ज्यादा गिरी। ईरान के दक्षिणी फास प्रांत में एक गैस फील्ड में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस का नया भंडार मिला। ईरान के मंत्री मोहसेन पाखनेजाद ने बताया कि इसमें से करीब 72-73% गैस निकाली जा सकती है, जिससे ईरान की संपत्ति में अरबों डॉलर का इजाफा होने की उम्मीद है। अमेरिकी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी ने कनाडा पर अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों देशों के बीच ट्रेड बातचीत जल्द फिर से शुरू होगी। शॉन डफी ने कहा कि अमेरिका एक बहुत अच्छा ट्रेड पार्टनर है और कनाडा को अमेरिका के साथ व्यापार से अमेरिका की तुलना में ज्यादा फायदा भी मिलता है। उन्होंने अमेरिकी कामगारों के लिए निष्पक्ष व्यापार की भी मांग उठाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नॉर्डिक बाल्टिक देशों के नेताओं ने कीव में शिखर सम्मेलन में मुलाकात की।
बैठक में क्षेत्रीय सहयोग और यूक्रेन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नॉर्ड स्ट्रीम धमाकों में यूक्रेन की भूमिका से किया इनकार। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने किसी भी ऑपरेशन में आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं लिया और मामले की जांच में सहयोग भी किया जा रहा है। यूरोपीय संघ ने की वेस्ट बैंक में E1 रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए इजराइल के कंस्ट्रक्शन टेंडर खोलने के फैसले की आलोचना। EU ने कहा कि ये कदम टू स्टेट सॉल्यूशन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है और इजराइल से प्रोजेक्ट रोकने की अपील भी की गई है। ग्रीस ने क्रेट में बढ़ती प्रवासी संख्या के बीच करीब 420 प्रवासियों को लेस्बोस और सामोस द्वीपों पर भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 220 प्रवासी लेस्बोस और 200 सामोस पहुंचे। ये स्थानांतरण पहचान, स्क्रीनिंग और सीमा प्रक्रियाओं के लिए अस्थायी तौर पर किया गया है। गिनी की राजधानी कोनाक्री में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से मची भारी तबाही। इस घटना में अब तक 30 लोगों की मौत जबकि 22 लोग हुए घायल। हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए चलाया गया बचाव अभियान। वहीं सरकार ने खतरे को देखते हुए पहले ही आसपास के लोगों को हटाने और सुरक्षा उपायों के दिए थे निर्देश। भारत श्रीलंका के बीच कोलंबो में आज दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट के पहले दिन देवदत्त पडिक्कल के शतक की बदौलत भारत ने 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर बनाए हैं। ईस्ट बंगाल ने डुरंड कप जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने फाइनल मुकाबले में मोहन बागान को 4-1 से करारी शिकस्त दी और रिकॉर्ड 17वां डुरंड कप खिताब भी जीत लिया। ईस्ट बंगाल के लिए एडमंड लालरेंडिका ने हैट्रिक लगाई। ईस्ट बंगाल एफसी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रविवार को मलेशिया के साबाह एफए को 2-0 से हराकर ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार एएफसी महिला चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण में जगह बनाई। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में आयोजित प्रतिष्ठित कनिष्ठा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 2026 संपन्न हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र को पारित किया गया। फ्रांस के एलेक्स लैनियर ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। वो फ्रांस के पहले बैडमिंटन विश्व चैंपियन हैं। लैनियर ने एक तरफा फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को 21-11, 21-11 से करारी शिकस्त दी। दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता। आन से यंग ने फाइनल में जापान की 3 बार की विश्व चैंपियन और विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी अकाने यामागुची को मात दी। फ्रांस के आर्थर फिल्स ने सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में अमेरिकी फ्रांसिस टियाफो को 6-3, 1-6, 6-0 से हराकर अपने करियर का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी ने मैच के आखिरी 6 मिनट में 2 गोल दागकर बर्नमाउथ को 2-1 से हराते हुए प्रीमियर लीग सीजन की शानदार शुरुआत की। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने ला लीगा के नए सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करते हुए एल्चे को 5-0 से करारी शिकस्त दी। बार्सिलोना के लिए कप्तान राफिन्हा और फर्मिन लोपेज ने 2-2 गोल किए। रोमांचक मुकाबले में लिवरपूल न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-2 की बराबरी पर रोकने में सफल रहा है। मैच में लगभग आखिरी पलों में लिवरपूल ने पेनल्टी को गोल में बदलकर मुकाबला ड्रॉ करा दिया।
फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने लीग 1 के नए सीजन की शुरुआत ड्रॉ के साथ की है। पीएसजी ने लीग के अपने पहले मुकाबले में रेंस के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला। इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने जर्मनी के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया। इसी के साथ वो ये प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डे डच ग्रां प्री का खिताब जीत लिया है। उन्होंने मर्सिडीज के किमी एंटोनेली को पीछे छोड़ते हुए रेस अपने नाम की। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।